हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ। हम एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू कर चुके थे अपनी। उसमें हम फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे और फ्रांस की क्रांति के हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए थे। आओ एनसीईआरटी पढ़ें सीरीज़ में हमारा ये 4th पार्ट है। 4th पार्ट में हम चैप्टर का बाकी भाग कंप्लीट करेंगे, जो ये हमारा थोड़ा रहता है। इसमें हम फ्रांस की क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका थी, महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, क्या ऐसा भी था, क्या महिलाओं ने अपने वोटिंग राइट्स मांगे या उन्होंने अपने हक की बात की, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। आप सामने एक ये चित्र देख रहे हैं जिसमें महिलाओं का चित्र बनाया गया है और ये वर्साई की ओर कूच करती हुई पेरिस की औरतें हैं। 5 अक्टूबर 1789 की घटनाएं कई चित्रों में से एक हैं। उस दिन महिलाएं पेरिस से वर्साई जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी और संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और मोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः
सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो मताधिकार हमारे देश में पैदा होते ही, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, लड़का हो लड़की हो, हर किसी को अडल्ट को मताधिकार मिलता है। लेकिन फ्रांस की महिलाओं ने कितनी मेहनत से, कितनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ के उस अधिकार को हासिल किया है। कितने दिनों से 1789 से 1789 से क्रांति चली हुई है और इतने अधिकारों की मांग हो रही है, सब एक अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और फिर भी महिलाओं को इतने दिनों बाद जाकर ये वोटिंग राइट मिला है। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स लिखी हुई हैं, अगर आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। 1774 1774 लुई 16वां किंग बना था। 14 जुलाई 1789 को विद्रोह हो गया था और नेशनल असेंबली बनी थी। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था और अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया पर्शिया। 10 अगस्त 1792 ट्यूलेरिया पैलेस पर हमला और 21 सितंबर 1792 को गणतंत्र बना था। 21 जनवरी 1793 लुई 16वां को फांसी हो गई थी और 1794 को दासों की मुक्ति का कानून बना। 1804 में नेपोलियन किंग बना, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। 1815 में वाटरलू में हार हुई और 1848 में दासों को पूरी तरह मुक्त किया गया। 1946 में वुमेन राइट मिला था, ये जो अभी हमने पढ़ा है। ये फ्रांस की किसी फेमस महिला के बारे में लिखा गया है, क्रांतिकारी महिला ओलंप वे गूंज 1748 से 1793। ओलंप दे गूंज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किए, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंप दे गूंज ने महिला क्लबों को ज़बरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबियन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। महिलाओं के साथ बहुत अन्याय हुए हैं फ्रांस में और उन्हें इतनी मेहनतें करनी पड़ी। इतनी, जब क्रांति चल रही थी, उन्होंने अपनी तरफ से हर जिम्मेदारी और अपने हर काम में उन्होंने बखूबी साथ दिया पुरुषों का, लेकिन उन्हें अधिकारों में पीछे ही रहना पड़ा। ये पाव रोटी के लिए लाइन लगाती हुई महिलाएं हैं। बेकरी की दुकान पर कतार में महिलाएं, जैसे मैंने पहले 2-3 पार्ट्स में बताया है कि जैसे पाव रोटी की बहुत कमी हो गई थी फ्रांस में और पाव रोटी के लिए सब इतनी मेहनत करते थे और दुकानों पे या बेकरी की दुकानों में मिलती भी नहीं थी, तो उनको महिलाओं को लाइन लगाकर वो पाव रोटी लेके आनी पड़ती थी, जो कि रात को ही वो जाके बैठ जाते थे और सुबह जब दुकान खुलती थी तो सबसे पहले लेने की होड़ लग जाती थी। ये यहाँ पे दिखाया गया है। चित्र 13 की कोई महिला है और शोमेत के तर्कों का जवाब दे। ये कल्पना करनी है कि आप इस चित्र में से ही कोई महिला है और उसका तर्कों का जवाब दें। आगे हम इसमें से अब बॉक्सेस दिए गए हैं, ये आप पढ़ेंगे तो आपकी और जानकारी बढ़ेगी। आगे हम पढ़ते हैं दास प्रथा का उन्मूलन, जो कि 1848 में हुआ था। मैंने अभी पीछे बताया आपको। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबियन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गौडेलॉप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे।
अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। वहां उन्होंने बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में होने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में भी सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। दास वर्ष भर नेपोलियन ने दास प्रथा 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। अफ्रीकी फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। दास प्रथा 1848 में ख़त्म हो गई थी, उसका उन्मूलन कर दिया गया। दास मुक्ति सन 1794 के इस चित्र में दासों की मुक्ति का विवरण है। शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है मनुष्य के अधिकार। नीचे अभिलेख कहता है गुलामों की मुक्ति। ये जो नीचे लिखा गया है, एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं आप नहीं देख पा रही होंगे, सॉरी। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही है। ये जो इसमें एक लेडीज़ खड़ी है, ये यूरोपीय कपड़े उनको देकर और उनको सभ्य बनाने की कोशिश कर रही है, चेष्टा कर रही है। नीग्रो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोज़ाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तील के विध्वंस के बाद सन 1789 में की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी।
प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। ये इस बॉक्स में क्रियाकलाप दिया गया है। चित्र को अपने शब्दों में वर्णन करें। चित्रकार लोभ, समानता, न्याय, राज्य द्वारा चर्चा की संपत्ति, अधिग्रहण आदि विचारों को संप्रेषित करने की किन प्रतीकों का सहारा ले रहा है। और ये पतले होने वाली कोई मशीन, कसरत जैसी मशीन का यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे मोटे मोटे लोगों को लेके आते हैं और फिर वो इस मशीन में आकर ऐसे पतले पतले होके चले जाते हैं। देशभक्त, कसरती दाम मशीन जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जा सकता था। अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया 1790 का यह चित्र न्याय के विचारों को व्यवहार में बदलना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने नेपोलियन बोनापार्ट का सम्राट बनने का आने वाला है। मरा जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड बाइली रचित चित्र। मरा के बारे में आपको क्या याद है? उसके इर्द गिर्द मौजूद दृश्य का वर्णन कीजिए। तथा उसकी लोकप्रियता के बारे में समझाइए। किसी सैलान में आने वाले विभिन्न लोगों पर इस पेंटिंग की क्या प्रतिक्रिया होती होगी? सारांश। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को सटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथों में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए। दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। आल्प्स पर्वत को पार करता नेपोलियन डेविड द्वारा बनाया गया चित्र। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। इस टाइम पे राजा मोहन राय भी इन विचारों से रूबरू हो रहे थे और वो यूरोप में उस समय इन विचारों से प्रेरित होकर उसे अपने देश में भी लागू किया। ये देखिए, इसमें बॉक्स में आप पढ़ सकते हैं। राजा राम मोहन राय भी इस समय यूरोप में फैल रहे विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे। अभी हमारा फ्रांस की क्रांति का चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है दोस्तों। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। आओ एनसीईआरटी पढ़ें सीरीज़ में माँ सतवंती क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। और हम आगे आपसे फिर मिलेंगे।
ये चैप्टर हमारा 4 पार्ट में कवर हो गया है और नेक्स्ट जो भी हम चैप्टर शुरू करेंगे उसको भी हम ऐसे पार्ट बाय पार्ट पढ़ते रहेंगे और एनसीईआरटी पढ़ के अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।